यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जर्मनी और इंडिया, ये चारों कंट्रीज साल 2025 की टॉप इकोनॉमीज हैं क्योंकि इनकी जीडीपी सबसे ज्यादा है। लेकिन यह जीडीपी क्या होती है, जानने के लिए देखते रहिए डिकोडिंग बियॉन्ड। तो जीडीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ये एक तरीका है जिसके जरिए हम यह जान सकते हैं कि एक देश ने एक साल में अपने देश के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज बनाई हैं। जैसे फल, सब्जी और अनाज जैसे फूड प्रोडक्ट्स, कपड़े, जूते और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और मशीन और कारों जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और सर्विसेज यानी सेवाएं, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इस जीडीपी से यह पता चलता है कि एक देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। अगर जीडीपी ज्यादा है तो उस देश की इकोनॉमी भी ज्यादा है, यानी वो देश आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में है। जीडीपी से यह भी जाना जाता है कि एक देश की इकोनॉमी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। अगर जीडीपी बढ़ रही है, यानी पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ है, तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है तो उस देश की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जो कि मंदी का संकेत है। दो देशों की इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए भी जीडीपी का यूज किया जाता है, ताकि पता लगाया जा सके कि किस देश की इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी मदद से पॉलिसी बनाने में भी काफी मदद मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स जीडीपी की ग्रोथ रेट को देखकर ही अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं। अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट ज्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने या टैक्स को कम करने जैसे डिसीजंस ले सकती है, ताकि डेवलपमेंट और तेजी से हो सके। वहीं अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हो या नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि देश की इकोनॉमी कमजोर हो रही है। ऐसे में गवर्नमेंट इकोनॉमिक असिस्टेंस देने के लिए नए उपाय अपना सकती है, जैसे लो इंटरेस्ट रेट्स, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और सरकारी खर्च को बढ़ाना। इस तरह जीडीपी गवर्नमेंट्स को यह समझने में मदद करती है कि अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और किस दिशा में हमें कदम उठाने चाहिए। इन्वेस्टर्स भी जीडीपी को देखकर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि हाई जीडीपी वाली इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना सेफ होता है। हर देश अपनी इकोनॉमी को समझने और उसमें सुधार करने के लिए जीडीपी का यूज करते हैं। एक कंट्री की जीडीपी को कैलकुलेट करते समय उसके रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट्स को कंसीडर किया जाता है। जीडीपी की शुरुआत 1923 में अमेरिकन इकोनॉमिस्ट साइमन कुजनेट्स ने की, और आज जीडीपी एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है जिससे इकोनॉमीज की ग्रोथ और परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। किसी भी देश की जीडीपी कैलकुलेट करते समय बेस ईयर का यूज किया जाता है, जो कि जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए रेफरेंस के तौर पर यूज होता है। भारत में जीडीपी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर पहले 2011-12 था, जिसे साल 2026 से 2022-23 में बदला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर बेस ईयर 2011-12 है, तो जब हम 2025 की जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो हम 2011-12 की कीमतों से तुलना करेंगे, ताकि यह पता चले कि बिना महंगाई के असर को शामिल किए असल में कितना डेवलपमेंट हुआ है। भारत की जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिस्पॉन्सिबल है। चलिए अब जीडीपी को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानते हैं। रियल जीडीपी, यह टर्म बताती है कि एक देश की रियल इकोनॉमी कितनी बढ़ी है, लेकिन इसमें महंगाई यानी इन्फ्लेशन के प्रभाव को हटा दिया जाता है। यह हमेशा एक फिक्स्ड प्राइस के हिसाब से बेस ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। उदाहरण के लिए, अगर पिछले साल एक चीज की कीमत RSA 100 थी और इस साल उसकी कीमत RSA 110 हो गई है, तो रियल जीडीपी यह दिखाएगा कि असल में वो सामान कितना प्रोड्यूस हुआ, बिना कीमत बढ़ने के असर को कैलकुलेट किए। वहीं नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइसेस पर कैलकुलेट होती है। इसमें महंगाई का असर भी शामिल किया जाता है। जैसे अगर किसी सामान की कीमत पिछले साल RSA 800 थी और इस साल RSA 110 हो गई है, तो नॉमिनल जीडीपी में 10% की बढ़ोतरी दिखाई देगी, और यह बढ़ोतरी सिर्फ कीमतों के बढ़ने की वजह से होगी, न कि प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से। अब जानते हैं जीडीपी पर कैपिटा का मतलब। तो यह टर्म एक पर्सन के लिए जीडीपी का रेशियो बताती है, यानी एक पर्सन को उस देश की टोटल जीडीपी में से कितना हिस्सा मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी देश की जीडीपी RSA 8 लाख है और वहां की पॉपुलेशन 10,000 है, तो जीडीपी पर कैपिटा होगी RSA 8 लाख 10,000 = RS 10,
यानी हर पर्सन को एवरेज RS10 मिल रहे हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि उस देश में लोगों की इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। अब जानते हैं GDP ग्रोथ रेट के बारे में। तो यह रेट बताती है कि एक कंट्री की इकोनॉमी किस स्पीड से ग्रो कर रही है। अगर किसी देश की GDP ग्रोथ रेट 5% है, तो इसका मतलब उस देश की इकोनॉमी पिछले साल के मुकाबले 5% ज्यादा ग्रो हुई है। GDP से जुड़ी दो और कॉमन टर्म्स हैं, NDP और NNP। NDP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें GDP में से डेप्रिसिएशन को घटाया जाता है। डिप्रिसिएशन का मतलब मशीन या बिल्डिंग्स का समय के साथ पुराने हो जाने से उनकी कीमतों का घट जाना। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कंपनी के पास एक मशीन है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है और समय के साथ उसकी कीमत घटकर 90,000 रुपए हो जाती है, तो 10,000 रुपए की कमी डिप्रिसिएशन कहलाएगी। जब हम GDP में से ये 10,000 रुपए घटाते हैं, तो हमें NDP मिलता है, जो असल में देश के प्रोडक्शन को दिखाता है। वहीं NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें भी GDP में से डिप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। लेकिन फर्क यह है कि NDP सिर्फ देश की सीमा के अंदर के प्रोडक्शन को देखता है, जबकि NNP उस देश के सभी सिटीजन्स के दुनिया भर में किए गए प्रोडक्शन को भी शामिल करता है, चाहे वो विदेश में ही क्यों ना हो। जैसे अगर किसी इंडियन ने विदेश में काम करके पैसा कमाया है, तो उसे NNP में शामिल किया जाएगा, NDP में नहीं। अब बात करते हैं GDP कैलकुलेट करने के 3 तरीकों की। एक्सपेंडिचर मेथड, खर्च का तरीका, इनकम मेथड, आय का तरीका, और आउटपुट मेथड, उत्पादन का तरीका। पहले जानते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें देखा जाता है कि लोग, गवर्नमेंट और बिजनेस ने अपना पैसा कहां कहां खर्च किया। फॉर्मूला है GDP इक्वल साइन C+G+I+NX। C यानी कंजम्पशन, रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च किया गया पैसा। G यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार द्वारा किया गया खर्च। I यानी इन्वेस्टमेंट, बिजनेस या लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। NX यानी नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब अगर किसी देश में C इक्वल साइन 600 करोड़ रुपए, G इक्वल साइन 200 करोड़ रुपए, I इक्वल साइन 100 करोड़ रुपए, NX इक्वल साइन 100 करोड़ रुपए, तो GDP इक्वल साइन 1000 करोड़ रुपए। अब बात करें इनकम मेथड की। इसमें इकोनॉमी के अंदर जितनी इनकम आई है उसे जोड़ा जाता है। फॉर्मूला है GDP इक्वल साइन टोटल इनकम प्लस टैक्सेस प्लस डिप्रीशिएशन। अब मान लीजिए सैलरी है 500 करोड़ रुपए, किराया है 150 करोड़ रुपए, ब्याज है 50 करोड़ रुपए, मुनाफा है 150 करोड़ रुपए, टैक्स है, तो GDP होगी 1000 करोड़ रुपए। अब तीसरा तरीका, आउटपुट मेथड। इसमें देखा जाता है कि एक कंट्री में कितना सामान बना और किस प्राइस पर। फॉर्मूला है GDP बराबर है रियल GDP माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। अब मान लीजिए रियल GDP है 1100 करोड़ रुपए, टैक्सेस हैं 150 करोड़ रुपए और सब्सिडीज हैं 50 करोड़ रुपए, तो GDP होगी 1000 करोड़ रुपए। तीनों तरीकों से थ्योरेटिकली रिजल्ट सेम आना चाहिए, लेकिन रियलिटी में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। अब जानते हैं GDP की लिमिटेशंस। GDP में नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस शामिल नहीं होते, जैसे घर का काम या वॉलंटियर वर्क। एनवायरमेंटल डैमेज का भी कोई जिक्र नहीं होता और इनकम इनइक्वालिटी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिलती। तो इस तरह GDP एक देश की इकोनॉमिक हेल्थ और ग्रोथ रेट को समझने में मदद करती है, लेकिन ये सब कुछ नहीं बताती। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि GDP के बारे में इस वीडियो में आपने जितना कुछ जाना वो आपको कितना समझ में आया और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट हमें भेजते रहिए, अपने सवाल भेजते रहिए और साथ ही नॉलेज की ये जर्नी यूं ही चलती रहे, इसके लिए डिकोडिंग बियॉन्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए।